भाभी, क्या बना रही हो आज खाने में? काजल बहू, ये ले, मैं ये कुछ सब्जी बाजार से ले आई हूँ। ऐसा कर, सीताफल बना ले। छी माँ, सीताफल! हर दूसरे दिन सीताफल उठाकर बना देती हो। अरे कभी तो कुछ अच्छा बनाकर खिला दिया करो ना। तू अच्छे से जानती है ना बेटी, राजीव की नौकरी बड़ी मुश्किल से लगी है। ऊपर से तू है जो बस तरह तरह की फरमाइशें करती रहती है। रहने दो, फिर मुझे आज खाना ही नहीं खाना। गुस्से में शिखा वहां से चली जाती है। माँ जी, जब से उनकी दूसरी जगह नौकरी लगी है तब से आमदनी कम हो गई है, इसीलिए अब पहले से ज्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं। तू चिंता मत कर बहू, ये सब तो चलता ही रहता है। जब उसे भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगी। काजल सबके लिए सीताफल की सब्जी और रोटी बनाकर तैयार कर लेती है। सब खाने बैठ जाते हैं, लेकिन सीता खाना खाने नहीं आती। तब काजल उसके पास जाती है। शिखा, यूं खाने से नाराज नहीं होते। चलो आज सीताफल की सब्जी खा लो, मैं कल तुम्हारे भैया से कहकर तुम्हारी पसंद की सब्जी बाहर से मंगवा दूंगी। अपनी भाभी की बात सुनकर शिखा खुश हो जाती है और वो भी खाने के लिए बैठ जाती है। माँ जी, शुरू कीजिए ना, आपने अभी तक खाना नहीं खाया। खा लूंगी, बस जैसे ही राजीव आ जाएगा मैं भी खा लूंगी। ठीक है माँ जी। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी राजीव उदास चेहरा लिए घर आ जाता है। क्या बात है राजीव बेटा, तुम बड़े उदास नजर आ रहे हो, आखिर बात क्या है? बताने लायक हो तो बताओ ना माँ। अब मेरी नौकरी छूट गई है। जिस कंपनी में मैं काम करता था वो बंद हो गई। हाँ, ये तू क्या कह रहा है बेटा? अब हमारा घर कैसे चलेगा? इस घर का कर्ता धर्ता तो तू ही है। आप चिंता मत करिए, मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ ही लूंगा। ये बुरी खबर सुनकर उस रोज कोई ठीक से खाना ही नहीं खाता। अगली सुबह वो सब घर पर ही बैठे थे कि तभी कुछ कमेटी वाले उनके घर पर आ जाते हैं। माताजी, आपने अपने बेटे की शादी के लिए जो कर्जा लिया था ना, वो हमें नहीं लगता कि आपका बेटा अब भर पाएगा। सुना है उसकी नौकरी चली गई है, इसलिए अब हम इस मकान को बेचकर ही अपना कर्जा पूरा करेंगे। ऐसा मत कीजिए, हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी कंपनी का रूल है। अब हमें आपके घर की नीलामी करनी ही होगी। कुछ ही दिनों में उनके घर की नीलामी हो जाती है, जिसके बाद वो अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर एक किराए के घर में रहने चले जाते हैं। अब राजीव लगातार नौकरी की तलाश में लगा रहता, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी अब खर्च होती जा रही थी। माँ, मैं सोच रही हूँ कि अगर भैया को कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो तब तक मैं ही नौकरी ढूंढ लूं। ये तो कैसी बातें कर रही है शिखा, अभी तक तो तेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और मुझे लगता है होगी भी नहीं। ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, और जब घर में पैसे होंगे ही नहीं तो पढ़ाई कैसे करूंगी? इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं बाहर नौकरी करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाऊं और घर खर्च में आपकी मदद भी करूं। फिर परिवार वालों की रजामंदी से शिखा काम ढूंढने निकल जाती है, लेकिन सारा दिन यहाँ वहाँ काम ढूंढते ढूंढते उसकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई काम ढूंढते ढूंढते, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। काम की तलाश पर जाते हुए सारा दिन भूखे प्यासे रहते हुए शिखा को जोरों की भूख लगने लगती है। तभी उसकी नजर सामने एक रेस्टोरेंट पर जाती है, जहाँ लोग तरह तरह का स्वादिष्ट खाना खा रहे होते हैं। ये देख शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप घर की ओर चल पड़ती है। कुछ देर बाद जब वो घर पहुँचती है, जहाँ उसके भैया की लड़ाई उसके मकान मालिक से हो रही होती है। सेठ जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब आएंगे तब हम दे देंगे। अगर तुम जैसे गरीबों से किराया तक नहीं दिया जाता तो फिर किराए पर रहते क्यों हैं? अगर मुझे मेरा किराया अगले हफ्ते तक नहीं मिला ना तो फिर सोच लेना, इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा तुम्हें। सेठ राजीव और उसके परिवार की खूब बेइज्जती करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ये देख शिखा की आंखें भर आती हैं। तभी उसकी भाभी उसके पास आती है। अरे शिखा, आ गई तुम नौकरी की तलाश में गई थी ना, क्या हुआ? कहीं नौकरी मिली क्या? नहीं भाभी, कहीं नौकरी नहीं मिली। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए रोटी ले आती हूँ। काजल चटनी के साथ 2 रोटी ले आती है, जो कि काजल के हिस्से की बची थी। घर में गरीबी इस कदर आ गई थी कि अब उनके खाने का गुजारा निकल पाना भी मुश्किल हो गया। काजल खुद भूखी रहकर वो खाना अपनी ननद को खिला देती है। रोटी के साथ चटनी देख शिखा को अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब वो सीताफल, तोरी, घिया और भी कई सब्जियों के लिए नाक उठाती थी, लेकिन अब उसे सूखी रोटी के साथ चटनी खानी पड़ती है। अरे काजल, तुमने सबको खाना खिला दिया, अब खुद भी खा लो। जी अभी खा लूंगी। फिर रात को सब सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को काजल के खाली पेट में गैस का दर्द होने लगता है और वो उठकर बाहर आंगन में टहलने लगती है। शिखा पानी पीने उठती है तो वो भी अपनी भाभी को बाहर टहलते हुए देखती है। भाभी,
आप सोई नहीं? हाँ, वो पेट में थोड़ा दर्द था और नींद भी नहीं आ रही थी। आएगी भी कैसे? कल के लिए राशन हो जाए इसलिए आप खुद भूखी रही तो दर्द तो होगा ही ना। आप सचमुच बहुत अच्छी हो भाभी। चलो मैं भी आपके साथ वॉक करती हूँ। दोनों ननद भाभी घूमते घूमते घर के पीछे बने खेत में पहुंच जाती हैं। भाभी ये क्या है? क्या आप भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? क्या ये केसर की खेती है? हाँ शिखा, ये तो सच में केसर है, और वो भी इतना सारा केसर। तुम्हें पता है केसर बाजार में कितना महंगा मिलता है? अगर हम ये केसर बेचे तो हमें कितना मुनाफा होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाभी। चलो अब इसे तोड़कर घर ले चलते हैं, फिर सुबह बाजार में जाकर बेच आएंगे। दोनों उस खेत से केसर तोड़कर अगले दिन बाजार में बेचने चली जाती हैं। बाजार में ठेला लगाकर वो दुकान से थोड़े सस्ते दामों में केसर बेचने लगती हैं। आइए आइए, केसर ले जाइए बेहद ही सस्ते दामों में, आइए आइए। कुछ ही देर में उनके पास ग्राहकों की लाइन लगना शुरू हो जाती है और उनका सारा केसर बिक जाता है। पहले ही दिन दोनों खूब पैसे कमाती हैं। ये तो सचमुच कमाल हो गया। इतने पैसे तो भैया 2 महीने में काम करते तब जाकर कमा पाते। हमें सच में कितना मुनाफा हुआ है। सच कहा तुमने। शिखा अपनी भाभी के साथ खुशी खुशी घर लौट आती है और घर वालों को सारी बात बताती है। भैया अब आप सबसे पहले ये पैसे उठाकर उस सेठ के मुंह पर मार कर आओ, और भाभी इन कुछ पैसों से आप राशन ले आओ। आज की हमारी पहले दिन की कमाई से अभी भी हमारे पास इतने सारे पैसे बचे हुए हैं। इनमें से कुछ पैसे हम अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रख देंगे। और ननद जी कुछ पैसे आप मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, ये लो ना भाभी। आपको अपने लिए कुछ लेना है क्या? हाँ ऐसा ही समझ लो। अच्छा चलो अब मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? चलो ना फिर बताती हूँ। काजल सबको अपने साथ लेकर जाती है। वो एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हैं। वेटर, आज मेरी ननद के लिए इस रेस्टोरेंट का हर शाही खाना लेकर आओ। जी मैडम। भाभी आपने मेरे बारे में इतना सोचा। आप सचमुच में बहुत अच्छी हैं। मैं जानती हूँ शिखा, तेरा कब से मन था अच्छा खाना खाने का, लेकिन अपनी गरीबी और तंगी के चलते हम तेरा ये ख्वाब पूरा कर ही नहीं पाए। लेकिन अब और नहीं, आज जो तुम्हारा मन हो वो सब खाओ। शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इसके बाद शिखा अपने परिवार के साथ शाही खाना खाती है। वो खाना खाकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई सपना पूरा हो गया हो। पेट भर खाना खाने के बाद वो सब घर आ जाते हैं। अब वो लोग केसर बेचकर खूब पैसे कमाने लगते हैं और खुद का घर ले लेते हैं। सलोनी एक अमीर घर की लड़की थी। रोहित और उसकी लव मैरिज थी। रोहित की फैमिली ठीक ठाक थी। रोहित के पापा रमेश कुमार एक बार काफी बीमार पड़ गए। उसके बाद से रोहित ने अपने पापा को काम करने के लिए मना कर दिया और छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था, इसलिए घर में कमाने वाला रोहित ही था। रोहित, ये क्या? तुमने मुझे सिर्फ 500 रुपए पकड़ाए हैं। तुम्हें पता भी है ब्यूटी पार्लर का खर्चा कितना है? कम से कम भी लगाओ तो 10,000 मुझे चाहिए। सलोनी 10,000? कैसी बातें कर रही हो? 1,000-2,000 की बात और है, वो भी मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से निकाल कर दूंगा। पर 10,000 रुपए तुम सिर्फ पार्लर में खर्च कर दोगी तो मुझे तो बाकी घर का खर्चा भी देखना है ना। काश मैंने पापा की बात मान ली होती और तुमसे शादी न की होती, तो आज मैं अनमोल के साथ कितनी अच्छी लाइफ बिता रही होती। आखिर तुम्हारे मुंह पर वो बात आ ही गई ना कि अनमोल एक पैसे वाले खानदान का लड़का है। खैर छोड़ो, अब ये सब बातें करके मेरा मन मत दुखाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। पापा को दवाई दिलाने लेकर जाना है, मैं अभी जा रहा हूँ। शादी के बाद रोहित और सलोनी के रिश्ते में खटास आने लगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह सलोनी का एक अमीर खानदान की लड़की होना। सलोनी की फरमाइशें बहुत बढ़ती जा रही थी, जिन्हें पूरा करना रोहित के हाथ में नहीं था। पर रोहित अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि वो किसी भी तरह सलोनी को खुश रख सके। माँ, सलोनी कहाँ है? बेटा, सलोनी तो बाजार गई हुई है। काफी देर हो गई, एक बार फोन करके देख। हाँ मैं करता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था अगले हफ्ते सलोनी का जन्मदिन आ रहा है, तो क्यों ना हम घर पर एक छोटी सी पार्टी रखें। सलोनी को अच्छा लगेगा। वर्षा दीदी और जीजू को भी बुला लेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सलोनी का इस घर में पहला जन्मदिन है। अगर हम उसका जन्मदिन करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। रोहित बेटा, एक काम कर, मेरे जो मित्र हैं उनका केटरिंग का काम है, वो घर में पार्टी की अच्छी व्यवस्था कर देंगे। मैं उन्हें फोन मिला देता हूँ। तभी सलोनी आ जाती है। 1 सेकंड पापा जी, बर्थडे मेरा है तो पार्टी की प्लेस और पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स भी मैं ही डिसाइड करूंगी। ये आप जो कैटरिंग और घर में पार्टी का बोल रहे हैं, ये मेरे स्टेटस में नहीं है। मुझे अपने तरीके से अपना जन्मदिन मनाने की आदत है और मैं पहले ही 7 स्टार होटल में बुकिंग करके आ चुकी हूँ
और हाँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारा अरेंजमेंट मेरे पापा देख रहे हैं। उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया था, मैं उससे बिलिंग करके घर आ रही हूँ। बस आप सब तैयार रहना, मेरे बर्थडे की शाम 7 स्टार होटल में पार्टी है, तो आप सभी थोड़ा अच्छे से बनकर चलिएगा, मेरी इंसल्ट ना हो बस। सलोनी, ये क्या तरीका है? रोहित गुस्से में आने ही वाला था कि तभी उसकी माँ उसे रोक देती है। रोहित बेटा आराम से, कोई बात नहीं, सलोनी का पहला जन्मदिन है, उसे अपने हिसाब से करने दे, हमारा बीच में बोलना ठीक नहीं। अगर वो चाहती है कि हम उसके जन्मदिन पर उसके साथ होटल जाएं, तो हम सब जरूर जाएंगे, आखिर वो इस घर की बहू है। रोहित बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, और फिर जन्मदिन मनाने से सलोनी की खुशी देखनी है कि वो किसमें खुश है। अब कहीं भी मनाओ, चाहे घर में या बाहर। माँ, मैं अभी आता हूँ। रोहित कमरे में जाता है और सलोनी पर गुस्सा होने लगता है। सलोनी, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ कि तुम्हें हर तरह से खुश रखूं, पर तुम हो कि बीच में अपने घर वालों को ले आती हो। तुम्हें क्या जरूरत थी 7 स्टार होटल में इतनी बड़ी पार्टी रखने की? तुम मुझे कहती तो मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग कर देता, पर तुम हमेशा अपनी अमीरी का रौब दिखाती हो। सलोनी, ये सब ठीक नहीं है। अरे ठीक कैसे नहीं है? तुम जानते हो मेरे बर्थडे के लिए मेरे घर में सबको बहुत इंतजार रहता है। मेरी फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर सब मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक तो मैंने तुम्हारे घर वालों की इज्जत बचाई है, सब मेरे से बर्थडे पार्टी के लिए कह रहे थे। अब मैं यहाँ छोटे से घर में तो किसी को बुला नहीं सकती थी, और तुम्हारे पापा की बात सुनकर तो मुझे वैसे ही हंसी आ रही है। पता नहीं कौन सी कैटरिंग की बात कर रहे हैं। बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, और तुम लोगों को मैंने बोल दिया है, मेरे बर्थडे वाले दिन शाम को अच्छे से रेडी हो जाना। इसके बाद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सलोनी के व्यवहार से रोहित और उसके माता पिता थोड़े दुखी थे, पर सलोनी अब उनके घर की बहू थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सलोनी अपनी ननद वर्षा और उसके पति को भी बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। रोहित, ये क्या, माँ जी ने शॉल ओढ़ रखी है, वो तो ऐसे कपड़े पहनकर आई है जैसे दिसंबर की ठंड हो। तुम्हें पता है गर्मी का मौसम है और ये शॉल ओढ़कर आ गई है। सलोनी, माँ को एसी में बैठने की आदत नहीं है, और यहाँ फुल एसी चल रहा है। माँ ज्यादा देर एसी में नहीं बैठ सकती, पर वो तुम्हारे लिए यहाँ आई है। अब यहाँ तो काफी समय लग जाएगा, और एसी में उनसे बैठा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ही उन्हें बोला था कि वो कोई शॉल रख ले। इसमें हर्जी क्या है? सलोनी बेटा, जरा इधर आना। आई पापा। सलोनी बेटा, केक कट चुका है, अपने ससुराल वालों की पसंद का क्या ऑर्डर करना है वो पूछ लो। हम सब ने तो अपनी पसंद का ऑर्डर कर दिया है। पापा, ये सब तो वही दाल रोटी खाने वाले हैं। इन सब ने 7 स्टार होटल का खाना शायद ही कभी खाया हो। पहले वो देखो ना, वर्षा दीदी के बच्चे ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जैसे उन्होंने लाइफ में कभी कोल्ड ड्रिंक पी ही ना हो। सच, कैसे गवार ससुराल वालों को बुला लिया मैंने अपनी बर्थडे की पार्टी में। तभी वर्षा वहां से गुजरते हुए सलोनी की बात सुन लेती है, और वो अपने दोनों बच्चों को समझाकर बैठा देती है। रोहित के मम्मी पापा ज्यादा हैवी खाना नहीं खाते थे, तो उन्होंने दाल और चपाती ही खाई। रोहित का मन थोड़ा खराब था, और वर्षा भी सलोनी की बातें सुन चुकी थी, पर सलोनी के बर्थडे की वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसे उसके दोस्त दोबारा डांस के लिए बुलाने लगते हैं। सलोनी, आ ना यार, थोड़ा और डांस करते हैं, तेरा बर्थडे है, कितना मजा आ रहा है यार। यार बहुत थक गई हूँ, इतनी देर तो तुम लोग के साथ डांस किया है। अच्छा ठीक है, चलो। सलोनी जैसे ही दोबारा डांस के लिए उठने लगती है, अचानक चेयर के कोने से उसकी ड्रेस फंस जाती है और पीछे से पूरी फट जाती है। सलोनी एकदम से बैठ जाती है। अब यार, मेरे ना पैर में एकदम दर्द हो गया है, एक काम करो, तुम लोग करो डांस, मैं अभी आती हूँ। सलोनी बेटा, मैं जरा तुम्हारे पापा के साथ रिसेप्शन पर होकर आती हूँ, तुम्हें काम तो नहीं है ना? नो मॉम, मैं ठीक हूँ, आप हो आओ। काफी देर तक सलोनी चेयर से जब नहीं उठी तो रोहित परेशान हो गया। क्या बात है सलोनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मुझसे तो कह सकती हो। रोहित, मेरी ड्रेस पीछे से फट गई है, और वो इतनी ज्यादा फटी है कि मैं उठ भी नहीं सकती। अब सबसे मैं क्या कहूँ कि मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती? बहुत देर से सब मुझे बुला रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रोहित अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है। वो लोग सलोनी के पास जाती हैं। सलोनी बेटा, तुम चिंता मत करो, ये लो, तुम मेरी शॉल ओढ़ लो, तुम आराम से खड़ी हो सकती हो। रुको, मेरे पास ये केशवी का रबर बैंड है, मैं इस शॉल को थोड़ा स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। आजकल रील में आता है ना अलग अलग तरीके से शॉल को पहनना, मैं उसे स्कार्फ के स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। वर्षा सलोनी को स्कार्फ की तरह शॉल पहना देती है। सब लोग सलोनी को इस नए लुक में देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। किसी को ये पता नहीं था कि सलोनी ने आखिर इस स्कार्फ की तरह शॉल क्यों पहना है।
अरे वाह सलोनी, ये शॉल का स्टाइल तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। हाँ, वो मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी इसलिए माँ जी ने अपना शॉल मुझे दे दिया और वर्षा दीदी ने इसे स्टाइल में पहना दिया। बहुत केयरिंग है मेरे ससुराल वाले, मेरी बहुत केयर करते हैं। आई एम वेरी लकी कि मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू दीदी। सलोनी समझ चुकी थी कि वो घमंड में आकर अपने कितने अच्छे ससुराल वालों का मन दुखा रही थी। सलोनी अपने व्यवहार को बदलती है और उस दिन से वो अपने ससुराल वालों को बेहद प्यार और सम्मान देने लगती है।